हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इससे पहले कुछ 3-4 वीडियो आ चुकी हैं बीआरएफ की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। फर्स्ट हमारी यूनिट चल रही थी, फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है हमने, और साथ में ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बीच में डिफरेंस हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो आज की जो वीडियो हमारी डेडिकेटेड रहेगी वो रहेगी डेडिकेटेड हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फर्दर मूव ऑन करेंगे। ऑल राइट, ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इन्हीं को ही हमने डिटेल में स्टडी करना है आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो हमारा प्राइमरी एलिमेंट होता है कि जिसके बिना हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, वो क्या रहता है कि दो पार्टीज के बीच में, जो 2 या 3 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इन एग्रीमेंट वन पार्टी मेक अ प्रपोजल। क्या होता है इसके अंदर, जब भी एग्रीमेंट होता है तो एक पार्टी क्या करती है, प्रपोजल रखती है, मेक अ प्रपोजल, एंड द अदर गिव्स एन एक्सेप्टेंस टू इट। एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली बिटवीन द 2 पार्टीज। कम से कम 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। मतलब जो प्रपोजल रख रहा है वो कौन होता है, वो होता है प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। मतलब प्रॉमिस करने वाला प्रोमिसर, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो कहलाएगा प्रोमिसी। सो बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ अ प्रपोजल। प्रपोजल के हैं मेन फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट रहता है आपका एक्जिस्टेंस ऑफ 2 पार्टीज। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज फॉर मेकिंग अ प्रपोजल। मतलब आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो आप वहाँ पे 2 पार्टीज होने चाहिए। एक तो वो पर्सन जो प्रपोजल रख रहा है, सेकेंड वो पर्सन जिसके सामने आप प्रपोजल रख रहे हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चॉइस टू डू और नॉट टू डू। मतलब आप सेकंड पर्सन को प्रपोजल दे रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क आप वो करना चाहे या फिर उसको करने से रोकना। ए प्रपोजल रिफ्लेक्ट द डिजायर ऑफ द मेकिंग द प्रपोजल फॉर द अदर पार्टी टू डू और ऑब्स्टेन फॉर डूइंग। मतलब कुछ करने के लिए आप उसको कह रहे हैं या फिर कुछ करने से रोक रहे हैं आप उसको। अंडरस्टैंड। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल। जब भी आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव मीन्स कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। जिस काम के लिए आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं, दैट मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात कभी करें तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंटेंशन होना चाहिए कि आप इस इंटेंशन हो कि वो ऑफर आपको करना है। सेकंड थिंग इसके अंदर हो सकता है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। इन्विटेशन भी आप उसको दे सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल रूल क्या हो सकते हैं प्रपोजल देने के। मतलब जब भी आप प्रपोजल दे रहे होते हैं कुछ लीगल रूल्स होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, देयर मस्ट बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्जेक्टिव। मतलब जब भी आप ऑफर कर रहे होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होना चाहिए। जब तक लीगल ऑब्जेक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगा तो आप उसको ऑफर नहीं कह पाएंगे। अंडरस्टैंड। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द टर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफर मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड इनफाइनाइट। मतलब उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली दे मस्ट नॉट बी वैग्यू एंड इनडेफिनिट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, दैट ऑफर मे बी जर्नल और स्पेसिफिक। जो आप ऑफर कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज, वो जर्नल होनी चाहिए या फिर स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऑल राइट। द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है, जो आप एक्सप्रेसली उसको बोल के बता रहे हैं। इम्प्लाइड का मीनिंग होता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। आप उसको एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। एन ऑफर डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी एक्सप्रेस। ऐसा जरूर नहीं है कि आप वो ऑफर को सामने से आपको बताएं उसको। इट कैन आल्सो बी इम्प्लाइड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, ए स्पेसिफिक ऑफर कैन मेड इन वर्ड्स। जो आपका ऑफर होता है स्पेसिफिक, वो तो या रिटर्न हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। इफ़ ए ऑफर्स टू सेल द स्कूटर टू बी। अगर ए ऑफर कर रहा है बी को स्कूटर सेल करने की 5000 के, इट इज अ स्पेसिफिक ओरल प्रपोजल।
ठीक है। और ए इम्प्लाइड ऑफर नीड नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है। ए कंपनी दैट पाइल्स टर्म्स ऑन दिस, मतलब कंक्लूजन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो ऑफर रहता है आपका, या तो आप उसको एक्सप्रेसली बताएं या फिर आप इम्प्लाइड भी उसको समझ सकते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द ऑफर शुड बी अ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। जब भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, तो वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, वो एक ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, द ऑफर मस्ट बी फॉर ए पॉसिबल एक्ट। जो ऑफर आप कर रहे होते हैं वो कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो। इन ऐसा ना हो कि जो पॉसिबल है ही नहीं, आप उसके लिए ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। ऑफर जो आप दे रहे हैं वो कम्युनिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एम्बिगुअस है कि समझ ही नहीं आ रहा सेकंड पर्सन को कि आप क्या उससे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो ऑफर के एलिमेंट्स बेसिकली यही थे बस, ठीक है। आपको ये क्या करना है, जब भी आप ऑफर के एलिमेंट्स को याद करेंगे तो आपको इसके मेन पॉइंट्स को याद करना है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस मीन्स होता है, सबसे पहले आप ऑफर करते हैं, आप किसी भी सेकंड पर्सन को ऑफर करते हैं, देन वो आपके ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज द मीनिंग acceptance. All right, acceptance of an offer is the primary importance for a valid contract. मतलब जब भी आप ऑफर देते हैं और सेकंड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। when the offeree, मतलब जो ऑफर करने वाला है, और the person to whom the offer is made, और जिसको ये ऑफर किया गया है, give his importance, the offer is said to be accepted. An offer become a promise or an agreement only after his acceptance. Understand? जब भी मतलब आप ऑफर करते हैं और सेकंड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तभी वो जाकर के एग्रीमेंट बनता है, और जब उसके साथ में कोई लीगली ऑब्लिगेशन ऐड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अंडरस्टैंड? एंड एक्सेप्टेंस इज एन ऑफर विच What a lighted match is to a train और गन पाउडर, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग रहता है सिंपल सा। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। A says to B, A कहता है B को he want to sell his car for 1 lakh. B says to A in reply that he is prepared to buy his car for 1 lakh. Here B has accepted the proposal of A. मतलब यहाँ पे B ने क्या किया, A के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यही बेसिक का बेसिक मीनिंग एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जो आप लेमन लैंग्वेज में कुछ समझते हैं, जो बिल्कुल वही सेम होता है, और आपको थोड़ा सा उसके अंदर अपना लीगैलिटी वाले पॉइंट्स उसके अंदर डालने हैं, वर्ड्स उसके अंदर ऐड करने हैं, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये इसको कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं जो कि आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूल्स की, कि रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है एकदम। और एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब जब भी आप एक्सेप्टेंस ले रहे हैं ना अपनी, तो उसके अंदर कोई और शर्तें नहीं ऐड कर सकते कि मैं तो जब ही तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा कि इसके अंदर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं, कुछ आप अलग से ज्यादा नहीं उसके अंदर ऐड कर सकते। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। कोई ना कोई मैनर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7(2) ऑफ द एक्ट, इज द पर्सन मेकिंग द ऑफर इन अ प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय दैट मेथड, ठीक है। कुछ ना कुछ एक मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रपोजल, कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूजल। प्रपोजल जो है, जो प्रपोज दे रहा है, तो वो मेथड, रिफ्यूजल का मेथड भी ना उसको बनाए अलग से, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफररी। एक्सेप्टेंस आपको बताने भी पड़ेगी, जो ऑफर दे रहा है पर्सन उसको बताने भी पड़ेगी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है आपका ऑफर। ऐसा नहीं आपने मन में सोच लिया कि मैं तो इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और सेकंड पर्सन को आपने बताया ही नहीं। जब बताया ही नहीं तो वो एक्सेप्टेंस बनेगी नहीं। अंडरस्टैंड? अब एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब यहाँ पे ये हो सकता है, देखिए जैसे आप बस में चढ़े हैं, ठीक है, तो कंडक्टर आएगा और वो आपसे टिकट के पैसे मांगेगा, ठीक है। आपने टिकट दे दी, ठीक है, तो आपने एक्सप्रेसली बोल के तो नहीं बताया कि मैं आपने ऑफर दिया था मुझे, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो इम्प्लाइडली हो जाती है, उनकी एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड अपने आप ही दे दी जाती है, इम्प्लाइड हो सकती है। एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज हैज नो एक्सेप्टेंस। मतलब कोई एक्शन दे रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। एक्सेप्टेंस कैन बी ओनली
गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। मतलब एक्सेप्टेंस तभी की जा सकती है, तभी एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगी अगर वो वही पर्सन दे रहा है जिसको ऑफर मेड किया गया था, जिसको ऑफर किया गया था। अगर एक्सेप्ट कोई और बंदा दे रहा है, सेकंड पर्सन दे रहा है, तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स और विड्रॉल ऑफ एन पीरियड। मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो उसी टाइम तक वैलिड रहेगी जब तक आप अपने ऑफर को देंगे, क्योंकि एक ऑफर जो रहता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मॉल वगैरह जब जाते हैं तो वहाँ पे एक लिखा होता है टाइम ड्यूरेशन कि लाइक इतनी तारीख तक आपकी सेल है, इसके बाद वो सेल नहीं रहेगी। मीन्स वो ऑफर जब तक अब तक रहेगा, 23 फेब तक रहेगा, उसके बाद वो जो ऑफर रहेगा वो लैप्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ऑफर आपका तभी तक रहेगा और आपने वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही उसको एक्सेप्ट करा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो मेंटल एक्सेप्टेंस ही होना चाहिए। मतलब अगर आपने माइंड में ही सोच के रख लिया कि मुझे एक्सेप्ट करना है, तो वो तो एक्सेप्ट हो नहीं सकता जब तक आप उसको ओरली बताएंगे नहीं या रिटर्न में नहीं बताएंगे। ठीक है, mere mental acceptance which is not expressed in words or in writing is not recognized and acceptance। ठीक है, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक वो माना नहीं जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस है। ऑल राइट, ये सच में ही इतना सिंपल है। आपको जस्ट अब इसको क्या करना होगा, वीडियो देखने के बाद आपको जस्ट रीडिंग करना है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। ऑल राइट, अब बात करते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। अब कई बार क्या होता है कि आप बोलते हैं कि बिना आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तब भी वैलिड का एक्सेप्टेंस हो गया, तो वो कैसे पॉसिबल है? एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विदाउट कम्युनिकेशन हैज नो रिलेवेंस। मतलब ऐसा होगा ही नहीं। इफ एन ओरल एक्सेप्टेंस इज नॉट ऑडिबल बिकॉज ऑफ द नॉइस ऑन आर्ट क्राफ्ट। मतलब जब आप तो कह रहे कि मैंने दिया है लेकिन सामने वाले बंदे ने उसको सुना ही नहीं, तो वो क्या रहेगा? वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैलिड एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। जब आपका एक्सेप्टेंस वैलिड कब हो सकता है? जब आपने विदाउट कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन नहीं किया है, तब भी वो वैलिड कैसे हो सकता है? ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। व्हेन द कम्युनिकेशन इज मेड टू एन एजेंट, जब एजेंट को आपने किया हो। ठीक है, व्हेन देयर इज अ वेवर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लिसिट, और कोई ऐसा आपने कम्युनिकेशन का मेथड अप्लाई कर लिया है जो एक्सप्लिसिट या इम्प्लाइड हो सकता है। व्हेन द एक्सेप्टेंस हैज बीन सेंड बाय द पोस्ट, जब पोस्ट से आपने भेज दिया है। ठीक है, पोस्ट से आपने तो अपनी तरफ से भेज दिया है और सामने वाले बंदे बोला था कि अगर आप पोस्ट से भेज देंगे तो मैं उसको एक्सेप्टेड मानूंगा, मतलब मैं उसको मान के चलूंगी मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो उस केस में भी ये ऑफर वैलिड माना जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर यूनिलेटरल हो, यूनिलेटरल मतलब एक की साइड से हो। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ऑफर इम्प्लाइज द एक्सेप्टेंस। जब आप ऑफर कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि वो सामने वाले बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसके अंदर ये एक्सेप्टेड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब जो अगर आपने ऑफर को माना है या फिर नहीं माना है, जो भी केस है वो आपको बताना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का आपने कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये कुछ इसके सिंपली पॉइंट दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंस थी ना वो मैंने आपको बता दी है स्टार्टिंग के अंदर ही। अब है कि ऑफर जो है उसको वो ख़त्म कैसे हो सकता है? अगर आपने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन वो एक कुछ टाइम पीरियड ऐसा आ सकता है कि वो उसको कर नहीं सकता है कंप्लीट, तो वो कैसे ख़त्म वो कर सकता है? या तो वो नोटिस दे दे, बाय नोटिस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो अपने आप ही खत्म हो गया ऑफर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। या फिर हो सकता है आपने मान के चला था कि जो कुछ कंडीशंस लेके चले थे वो उसकी वजह से आप उसको ऑफर दे रहे थे, तो एक ईयर टाइम में ऐसा आया कि वो आप ये जो प्री कंडीशंस थी ना वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो उस वजह से ऑफर आपने देना चाह रहे थे वो खत्म ही हो जाना है वहाँ पे। ठीक है, बाय डेथ और इंस्टेंट ऑफ द प्रपोजर। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रपोजर आपको दे रहा था प्रपोजर, उसकी डेथ हो जाए या फिर वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो आपको प्रपोजल को जो ऑफर उसने दिया था वो उसको कंप्लीट कर पाए। अंडरस्टैंड? फिर है काउंटर प्रपोजल। इट इज कंपल्सरी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। ओरिजिनल फॉर्मेट जो है वो उसी सेंस में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए, तो वहीं पर ही ऑफर खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। कुछ एक प्रेस्क्राइब्ड मोड होती है जो निर्धारण पहले से ही हम कर लेते हैं, अगर उस वे में उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो खत्म अपने आप ही हो जाता है वो। ठीक है,
फिर जो कम्युनिकेशन है, एक्सेप्टेंस है, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है, वो कंडीशंस भी आपको आने, कुछ स्पेशल कंडीशंस आपने पढ़ रखी है, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो एवरी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड सो लॉन्ग एज एक्सेप्टेड इज नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशंस ऑफ द ऑफर देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। मतलब जब आप उसके कंडीशंस को जानते ही नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो कंक्लूजन आपके क्या रह सकता है कि जब भी आप ऑफर करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विस का, तो जो एक्सेप्ट करने वाला है उसको उस कंडीशंस के बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह। ओके, अब एक बार हम फिर से एक बार सिलेबस की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक वो बताते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़े, एलिमेंट्स और पढ़े वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एंड आज हमने पढ़ा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये इतना ही सिंपल दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर भी, और इतना ही सिंपल ये आने वाला भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपके लिए पार्टीज कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे किया जाता है, मतलब डिस्चार्ज कैसे होता है, और अगर डिस्चार्ज हो जाए, अगर ब्रिज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडी मिलती हैं, ठीक है। तो उसको हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और चैनल को जितने ज़्यादा हो सके, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।